डॉक्टर हरिदास कुमार शाही गाजार्य श्री राधे श्यामार मुरार का राजकीय महाविद्यालय जूझ। प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 विषय ABST प्रश्न पत्र द्वितीय वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हमने वस्तु एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे और उसमें सर्वप्रथम हमने वस्तु एवं सेवा कर के मुख्य पहलुओं का अध्ययन किया गत जो वीडियो हमने बनाया उसमें। और आज हम वस्तु एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताओं में जो दूसरा बिंदु है कि कुछ विशेष प्रकार के उत्पादनों पर GST उनके बारे में जानकारी करेंगे। उनके साथ साथ GST परिषद का गठन व भूमिका के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। GST एवं सामान्य पोर्टल के गठन के बारे में भी इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कुछ विशेष प्रकार के उत्पादों पर GST ऑन सेम स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स वो कौन कौन सी हैं जिस पे लगाया जाता है। पहला है अखबारों की बिक्री एवं विज्ञापन पर GST ऑन सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड एडवर्टाइजमेंट। अखबारों की बिक्री और विज्ञापन पर भी GST लगेगा। इन पर कर लगाने से काफ़ी अधिक कर का संग्रह की संभावना है। दूसरा है तंबाकू व तंबाकू उत्पादनों पर दोहरा कर, डबल टैक्स ऑन तंबाकू एंड तंबाकू प्रोडक्ट। इन पर GST लगेगा। साथ ही इन केंद्र सरकार उत्पादन कर एक्साइज भी लगाना जारी रखेगी। मतलब राज्य सरकारें तो इस पे GST लेंगे ही लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार भी उत्पादन कर जो एक्साइज टैक्स है वो भी लगाना जारी रखेगी। तीसरा है पे अल्कोहल, जो शराब की बात है पर भी GST नहीं लगेगा। पे अल्कोहल शराब की बात है उस पर GST नहीं लगेगा। GST सभी प्रकार की वस्तुओं सेवाओं पर लगाया जाएगा, परंतु मानव उपभोग में प्रयुक्त अल्कोहल पर नहीं लगाया जाएगा, अर्थात उस पर अन्य प्रकार के कर लगाए जाएंगे, उस पर GST नहीं लगेगा। अदर जो टैक्स हैं वो लगेंगे। चौथा है पेट्रोलियम उत्पाद पर भी GST नहीं लगेगा। पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात पेट्रोल, डीजल आदि पर वर्तमान में कर की दरें GST की तुलना में बहुत अधिक हैं। यदि अन्य प्रकार के करों के स्थान पर सरकार इन पर GST लगा दे तो सरकार को रेवेन्यू में बहुत हानि होगी। अतः कुछ समय के लिए इन्हें GST के दायरे से बाहर रखा गया है और इन पर कब से GST लगेगा ये आर्टिकल 279A के क्लास 5 के अनुसार GST परिषद तय करेगी। पेट्रोल उत्पादन पर कब लगेगा GST? ये जो GST परिषद है वो आर्टिकल 279A के क्लास 5 के अनुसार तय करेगी कि कब से इसको GST के दायरे में लेना है। और इसको इसलिए नहीं लेते कि इसको लेने से जो सरकारों की टैक्स के रूप में मिलने वाली आय है पेट्रोल उत्पादनों पे कम हो जाएगी, हानि की स्थिति होगी, इसलिए उस पर करने लगा। तीसरा बिंदु है GST का अन्य अप्रत्यक्ष करों पर क्या प्रभाव है। इसमें पहला प्रभाव है मूल्य वृद्धि कर, बिक्री, केंद्रीय बिक्री कर, उत्पादन कर एवं सेवा कर समाप्त, जिसमें वेट है, CST है, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, ये जो हैं उनको समाप्त करने की बात। इन चारों प्रमुख अप्रत्यक्ष कर GST आ जाने से अब समाप्त हो गए हैं। कौन कौन से? वेट हो गया, CST हो गया, एक्साइज हो गया और सर्विस टैक्स हो गया। दूसरा इसका बिंदु है प्रवेश कर व चूंगी समाप्त।
इसमें जो हमारा प्रवेश कर था, एंट्री कर था, वो भी बंद कर दिया। हमारी जो चुंगी थी वो भी समाप्त कर दी। अतः जीएसटी प्रारंभ होने के पश्चात भारत में प्रवेश कर व चुंगी नहीं लगी। तीसरा, मनोरंजन कर। मनोरंजन का राज्य सरकारें सिनेमा हॉल में दिखाए जाने वाली मूवी या पिक्चर या मनोरंजन कर लगाती थी, उसके स्थान पर जीएसटी लगने से यह कर नहीं लगेगा, परंतु ग्राम पंचायत, नगर पालिका और जिला स्तर पर लगने वाला मनोरंजन कर जारी रहेगा। चौथा, स्टाम्प ड्यूटी जारी रहेगी। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के वैधानिक दस्तावेजों या उनके पंजीकरण पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगाई जा रही है वो यथावत जारी रहेगी और उसकी जगह या अतिरिक्त रूप से जीएसटी नहीं लगेगा। पांचवा है आयात पर कर, टैक्स ऑन इंपोर्ट। आयात को भी माल के अंतर्राज्यीय गमन के समकक्ष माना गया है। अतः आयात पर मूल सीमा कर, बेसिक जो कस्टम ड्यूटी है बीसीडी के अतिरिक्त एकीकृत वस्तु कर सेवा आईजीएसटी भी लगाया जाता है, अर्थात टैक्स ऑन इंपोर्ट डीसी, टैक्स ऑन इंपोर्ट बीसीडी प्लस आईजीएसटी का जो योग है वो होगा। और छठा है निर्यात पर शून्य कर। हम जो एक्सपोर्ट करेंगे उस पे जो टैक्स की दर है वो शून्य होगी, जीरो होगी। निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्यात पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, अर्थात जीएसटी तो उस पर शून्य होगा, नहीं लगेगा, लेकिन कस्टम लगेगा, बीसीडी उस पर लगेगी। और इसके अंतर्गत पांचवा जो बिंदु था उसमें है जीएसटी परिषद गठन एवं भूमिका। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 सब सेक्शन 36 के अनुसार सीजीएसटी परिषद वह है जिसका गठन संविधान के आर्टिकल 279A के अनुसार हुआ हो। परिषद की जीएसटी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है और वो किस प्रकार है ये आगे जो बिंदु हैं इसके माध्यम से हम इसको बताते हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इसकी जो परिषद का गठन और भूमिका है उसका जो महत्वपूर्ण है भूमिका है वो है पहला, जीएसटी परिषद का गठन। संविधान के नए आर्टिकल 279 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को जीएसटी बिल पास होने के 60 दिन के भीतर जीएसटी परिषद का गठन करना होगा। परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करनी होगी, इसके अधिकारों का निर्धारण करना होगा, जिससे कि परिषद समय समय पर अपनी अनुशंसा जो रिकमेंडेशन वो प्रदान कर सके। दूसरा है जीएसटी परिषद के सदस्य एवं कोरम। केंद्र व राज्य सरकारों के सभी मंत्री जिनका वित्त से संबंध होता है जीएसटी परिषद सदस्य होते हैं। केंद्र का 1/3 मतों पर अधिकार होता है एवं सभी राज्य सरकारों को सम्मिलित रूप से शेष 2/3 मतों का अधिकार होता है। एक तरफ अकेले केंद्र सरकार के पास 1/3 मतों का अधिकार है, तो बचा हुआ 2/3 भाग सभी राज्यों के लिए जो सम्मिलित है। यदि 50% सदस्य मीटिंग में मौजूद हों तो कोरम पूर्ण हुआ माना जाता है और तभी परिषद की कार्यवाही प्रारंभ हो सकती है। बहुमत से कोई भी निर्णय पास करने के लिए जो सदस्य उपस्थित हों और वोट डालें उनके 75% भारित मत प्रस्ताव के पक्ष में होने चाहिए। जितने सदस्य मीटिंग में मौजूद है और जो सदस्य हैं वो कम से कम 50% उसमें मौजूद होने चाहिए।
तभी परिषद का कोरम पूरा होगा और परिषद की कार्रवाई प्रारंभ हो सकती है उसके बाद। लेकिन किसी निर्णय को पारित करना हो तो उसके लिए जो उपस्थित सदस्य हैं जो वोट डालें उसका 75% उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान होना चाहिए। तीसरा है जीएसटी के प्रशासन का दायित्व क्या है। जीएसटी परिषद का यह दायित्व है कि वह जीएसटी के प्रशासन संबंधी सभी कार्य करे। परिषद ही कर की दर, परिसीमा, कर मुक्ति आदि के संबंध में निर्णय लेगी। और चौथा है विशेष राज्य हेतु प्रावधान। परिषद 11 राज्यों जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा व हिमाचल प्रदेश से संबंध में विशेष प्रावधान तय कर सकती है। वर्तमान सरकार में मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा शहरों में रजिस्ट्रेशन के लिए सीमा 10 लाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय एवं सिक्किम रजिस्ट्रेशन के लिए सीमा 20 लाख। कुल 8 राज्यों के लिए कंपोजिशन योजना में आने के लिए जो सिक्किम का रजिस्ट्रेशन की जो सीमा वो 20 लाख आपको बताई। अब ये कह रहे हैं कि जो कुल 8 राज्यों के लिए कंपोजिशन योजना में आने के लिए आवर्त सीमा है वो 75 करोड़ रुपए और शेष सभी राज्यों के लिए आवर्त सीमा वो 1.5 करोड़ रुपए की रखी है। इसमें नोट हम ये कह सकते हैं कि आसाम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए वही प्रावधान है जो पूरे देश में लागू होते हैं। और 5वां है पेट्रोल डीजल पर भी जीएसटी। इसके लिए परिषद ही तय करेगी कि किस दिनांक से पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लागू करना है। 6ठा है कर की दरें जीएसटी परिषद तय करेगी। केंद्र व राज्य एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी किस दर से लगाए जाएं, ये केंद्र व राज्य सरकारों की परस्पर सहमति से ही जीएसटी परिषद के तत्वाधान में निर्धारित किया जाएगा। और हम आर्टिकल 279 के परिषद के संबंध में जो प्रस्ताव हैं उनका विस्तार से अध्ययन है वो अध्याय 3 में भी करेंगे। अब हम जीएसटी के बाद जो पोर्टल की बात थी, जीएसटीएन एवं सामान्य पोर्टल का गठन कैसे किया। भारत एक बड़ा देश है जिसमें जीएसटी का सारा कार्य शीघ्रता शुद्धता से करने के लिए कॉमन पोर्टल आवश्यक था जहां सभी व्यापारी अपना पंजीयन करा सकें, कर जमा करवा सकें एवं कर जमा प्राप्त कर सकें। इस हेतु जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन का गठन किया गया। किस चीज़ का? जीएसटीएन का गठन किया गया जिसमें 51% पूंजी निजी क्षेत्र की एवं शेष में आधी केंद्र सरकार और आधी राशि राज्य सरकारों ने मिलकर लगाई। इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर था 24.5, स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर था वो 24.5, इसलिए 49। और इसमें एचडीएफसी का जो शेयर था वो 10%, एचडीएफसी बैंक का 10%, आईसीआईसी बैंक का 10%, एनएससी जो था उसका इन्वेस्टमेंट कंपनी का 10% और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का 10%। इसलिए टोटल 100% है जो कि 10 करोड़ की माना है। अब हम आगे जो वीडियो है उसमें हम अब तक हमने जीएसटी की जो विशेषताएं थी उनके बारे में हमने पूर्णतः पढ़ा और अब हम जीएसटीएन की कार्य प्रक्रिया और वस्तु व सेवा कर के लाभ और हानियों के बारे में आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।